तो बजट पर हमारी सुबह से चल रही इस खास कवरेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है जिससे अगले 1 घंटे हम बहस करेंगे बजट के बारे में। सबसे पहले मैं एक बार परिचय करा देता हूं अपने पूरे गेस्ट का। अनुराग बत्रा जी जो कि चेयरमैन है बिजनेस वर्ल्ड के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं और पत्रकार हैं। कुंवर भारतेंदु सिंह जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद है। तुषार छाबड़ा जी मौजूद है जो कि एमडी है एलाइट ग्रुप के। मेरे साथ जेसी चौधरी साहब जी मौजूद हैं जो कि आकाश इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। मेरे साथ प्रदीप अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन है सिग्नेचर ग्रुप के, वो हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के नेता, वो हैं। मेरे साथ गोपाल अग्रवाल जी जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हैं। मेरे साथ संदीप जी हैं जो कि इंटेल से जुड़े हैं, वो हैं। मेरे साथ गुजराती साहब हैं जो कि सीए है। प्रशांत पिट्टी है जो कि ट्रैवल और बाकी सब चीजों के एक्सपर्ट है, ट्रैवल का बिजनेस है, ईज माई ट्रिप कंपनी चलाते हैं। और विजय सरदाना जी जो कि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट। थोड़ी देर पहले मैंने यहीं से बात करने की कोशिश की थी पीयूष गोयल जी से, वो हमारे साथ जुड़े थे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं पीयूष गोयल जी का इस बजट पर क्या कहना है। पीयूष गोयल उन मंत्रियों में से एक है जो प्रधानमंत्री की किचन कैबिनेट के अंदर शामिल है। और पीयूष गोयल जी का जो मंत्रालय है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम हो रहा है गांवों तक बिजली पहुंचाने के मामले में। पीयूष जी, मैं आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एक इकोनॉमिस्ट भी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार ने ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को आखिर क्यों मिक्स कर दिया। उनका कहना था कि ये तीसरी बड़ी चीज है, ऐसा क्या कारण था कि वित्त मंत्री को लगा कि दोनों को मिक्स कर दिया जाना चाहिए? देखिए, अभी भी जो स्थिति है उसमें अगर आप पिछले वर्षों का निकालें तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बजट से ज्यादा करती थी और आखिरी में प्लान एक्सपेंडिचर बजट से कम। हमारे 3 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो हमने हर वर्ष प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा किए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे अंकुश लगाए। तो हमारी जो पूरी दिशा है वो दिशा पैसे का सदुपयोग हो, पैसे से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा आधारभूत सुविधाएं लोगों की बढ़े। और उसमें बहुत ज्यादा जब आप अलग अलग छोटी छोटी बकेट्स में पैसा डालते हो तो इनएफिशिएंट स्पेंडिंग हो जाता है। लोगों को बहुत कम एक हेड के अंदर ही खर्चा करना पड़ता है, ट्रांसफरेबिलिटी की संभावना कम हो जाती है। ये डिस्टिंक्शन निकालने से आगे चल के जो मंत्रालय के पास पैसा है वो अपने आप उसका कैसे सदुपयोग हो, ज्यादा उसमें से आउटकम्स आ सके, उसके लिए चिंता कर सकेगा। और उसकी स्वाभाविक मॉनिटरिंग तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। पीयूष जी, अगर हम बात करें बुनियादी ढांचे की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी बुनियादी ढांचा है, उसके लिए जो फिगर है वो है 3,96,135 करोड़ का। क्या क्या मिलने वाला है देश को इससे? भाई साहब, आप देखिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है, सड़कें बनती हैं, रेलवे का सुधार होता है, रेलवे पे इन्वेस्टमेंट होती है, बुनियादी ढांचा जब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधरता है तो उसमें सुविधाएं भी बढ़ती हैं सामान्य आदमी के लिए, साथ साथ में नौकरी और कारोबार भी बढ़ता है। स्वाभाविक है, जब रोड बनती है तो रोड पे काम करते हैं लोग बनाने में। लगभग हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी का और सबसे ज्यादा नौकरी और स्वयं रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। स्टील, सीमेंट, अलग अलग प्रकार के पेशा, कारपेंटर, मेसन, इतने सारे विषयों को इंपैक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग। और साथ ही साथ लोगों के सर पे छत होगा, लोगों को यातायात करने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी रेलवे मिलेंगी। मैं समझता हूं ये 2 सेक्टर पे फोकस करने से वित्त मंत्री ने विकास को एक बहुत बड़ी छलांग दी है। पीयूष जी, ये भी कहा गया है बजट में कि मई 2018 तक तमाम गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। आप मोदी जी ने कहा था 18,000 गांव हैं ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। अब तक कितने गांवों में हो चुका है और कितने अभी 2018 तक करने के लिए बाकी हैं? भाई साहब, ऐसा है कि 15 अगस्त 2015 को उनकी संवेदना बाहर आई थी जब उन्होंने कहा था कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है
कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी 18,452 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं पहुंची। स्वाभाविक है, ये कठिन गांव थे, कोई एकदम पहाड़ों के ऊपर है, कोई घने जंगलों में माओवादी इलाके में, कठिन गांव थे। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि 1000 दिन, और वो 1 मई 2018 को खत्म होता है, 1000 दिन में हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। ये अच्छा चुनौती थी। मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 12,000 गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, और आगे आने वाले दिनों में लगभग 5,500 गांव जो बचे हैं, और कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी इनहेबिटेड नहीं है, कोई रहता नहीं है, उनको छोड़ दिया तो 5,500 गांव में बिजली पहुंचाने का काम बाकी है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि 1 मई 2018 के बहुत पहले ही हम पूरा कर देंगे। आगे चल के एक और हमने संकल्प लिया है कि 2022 तक पूरे देश में हर घर तक बिजली पहुंचाना है, और ये संभव है, हम करेंगे। 24 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड पावर देश में हर घर को मिले, ये हमारा प्रतिबद्धता है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए देश में हर प्रदेश ने 24/7 पावर फॉर ऑल इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, करार किया है केंद्र सरकार के साथ। मात्र एक सरकार, बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है देश का, लेकिन एक सरकार अभी तक जुड़ी नहीं है। मुझे पता नहीं वो अपने प्रदेश में लोगों को बिजली क्यों नहीं देना चाहती है, लेकिन आगे चल के हम उसमें भी सुधार करेंगे। कोई नई अच्छी सरकार आएगी आगे चल के, जो मुझे जरूर विश्वास है कि सबको 24 घंटे बिजली देगी और देने में सक्षम रहेगी। सर, अभी तक जो है हम अगर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की बात करें तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें गरीबों के झोपड़ी में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा आप लोग कर रहे हैं। इसका जो बजट है वो 3350 करोड़ से बढ़ाकर 4,814 करोड़ कर दिया गया है। क्या इतनी रकम पर्याप्त है गरीबों की झोपड़ी में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए? दीपक जी, ऐसा है कि देश में हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की संकल्पना की थी। आपको जान के खुशी होगी कि अभी जिस प्रदेश का मैं बात कर रहा था, उसके हर गरीब के घर में बिजली देने के लिए, देश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें हर गरीब के घर में बिजली देने के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। इसमें बजट से कुछ सपोर्ट होता है, कुछ ऋण के रूप में दिया जाता है, और जब अच्छी तरीके से पूरा योजना हो जाती है तो उस ऋण में कुछ रियायतें दी जाती हैं। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए 100% घरों तक, गरीबों के घरों तक मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिले, ऐसे प्रावधान के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में पर्याप्त मात्रा में फंड्स का आवंटन किया गया है। अगर हम बात करें राज्य के जो बिजली बोर्ड है उनकी बुरी हालत है, आर्थिक हालत उनकी बदहाल है, सबके सब घाटे में चल रहे हैं, सबके सब मिसमैनेज्ड हैं। आपने उसके लिए उदय योजना शुरू की है, कितना फायदा हुआ है और कितने बिजली बोर्ड्स को आपने सब्सिडाइज किया है या उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद दी है? दीपक जी, इस सरकार के जो तरीका है काम करने का, हम समझते हैं सिर्फ पैसा बांटने से सुधार नहीं होता है। उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत हमने राज्य सरकारों को सक्षम बनाया है कि वो अपनी बिजली घरों को अच्छी तरह चलाएं और बिजली की व्यवस्था सुधारें, एटीएनसी लॉसेस, जो बिजली की चोरी है उसको कम करें, और उसमें से घाटे से प्रॉफिट में, मुनाफे में आए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा का पहला डिस्कॉम है जो आज प्रॉफिट में आ गया, लॉस से प्रॉफिट में आ गया उदय के बाद। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया, 15,000 करोड़ का घाटा था हर वर्ष जब वो मुख्यमंत्री बनी। तेजी से उस घाटे को कम किया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष तक ये 15,000 का घाटा प्रॉफिट, मुनाफे में बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो जो राज्य ईमानदारी से, ईमान और भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रहे हैं, वो अपने राज्य में 24 घंटे हर घर को बिजली भी दे पाएंगे, उद्योग को पर्याप्त बिजली 24 घंटे दे पाएंगे, किसानों को पर्याप्त बिजली दे पाएंगे, और साथ ही साथ मुनाफा भी कर पाएंगे। इसमें पैसे के आवंटन की जरूरत नहीं है, इसमें इच्छा शक्ति चाहिए राज्य सरकार के पास।
और केंद्र की तरफ से हम सभी सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी। पीयूष जी हमें बता रहे थे कि सरकार ने आखिरकार प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को क्यों मर्ज किया है और इसको क्यों एक बड़ा स्टेप बताया है। अनुराग बत्रा जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या आप इसको एक ऑलराउंड बजट मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि सबको कुछ ना कुछ दिया गया? बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा बजट है जो मैं कहूंगा नॉट सो पॉपुलिस्ट बजट है। इट्स नॉट वेरी पॉपुलर। तो आप देखें तो इसमें एक तो फिजिकली इट्स अ प्रूडेंट बजट की अभी खर्च करने की जरूरत है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा तो सरकार खर्च कर रही है, लेकिन मिनिमम बेसिक पे नहीं दिया है या मिनिमम बेसिक इनकम वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट वो नहीं किया है। वो शायद मैं कहूंगा ये सेमी फाइनल बजट है, वो फाइनल बजट में आएगा, अगले साल आएगा। दूसरी बात, सब जगह राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि रोजगार नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 लाख करोड़ 3,96,000 करोड़ लगेंगे, उनसे जॉब्स क्रिएट होंगी, बिकॉज उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। सो जो बेसिक चीजें जॉब क्रिएशन की, उस पर काम हुआ है। तीसरी चीज, ये सरकार हमेशा से ये कहती रही है कि ये गरीब लोगों के साथ है। सो आप अगर देखें जितने भी मेजर्स हैं, आई वुडंट से इट्स अ एंटी रिच बजट, बट इट्स डेफिनेटली अ प्रो पुअर बजट। और उसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि 50 लाख से 1 करोड़ की जिनकी तनख्वाह है उन पे 10% सरचार्ज लगा दिया गया है, राइट ना। उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो गरीबों को जा रहा है। आप एक तरीके से ऐसे देख लीजिए। चौथी बात, ये सरकार हमेशा करप्शन के अगेंस्ट बात कर, पहली सरकार ये जो कह रही है कि जो लोग भारत सरकार का या भारतीय बैंकों का पैसा लेकर के, जो कंपनियां तो पुअर हो गई बट वो बहुत रिच है, उनके पीछे जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बजट को देखें तो इस बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आउटस्टैंडिंग है, बट कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे आप किसान ले लीजिए, रूरल इंडिया ले लीजिए, एसएमईज ले लीजिए। 96% एसएमईज और 96% कंपनियां एसएमईज 50 करोड़ से कम की टर्नओवर पे है। अब वहां से भी जॉब क्रिएशन होगी। सो ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है, पॉलिटिकली बैलेंस्ड, एक सबको संकेत दिया है कि ये भारत के लिए बजट है, ये इंडिया के लिए बजट नहीं है। और अगर विश्व में भी देखें जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं या ब्रेक्सिट हुआ, तो पॉलिटिकली भी अगर देखें तो एक वाइड बेस ऑफ वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। और जो डीमोनेटाइजेशन में अगर कुछ नुकसान हुआ, कुछ उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है उस मिडिल क्लास को जिसको लाइन में लगे। तो मेरे हिसाब से वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री 9 नंबर या 10 नंबर दे, और मेरे को लगता है जनता ने भी 7 या 8 नंबर दे दिए। कुंवर भारतेंदु सिंह, कितनी नजर थी चुनाव पे, क्योंकि आपने किस किस सेक्टर को एड्रेस किया? मैं आपको बताता हूं। आपने सी और डी सेक्टर के कर्मचारियों को एड्रेस किया, आपने जो इनकम टैक्स के जो छूट दी, स्लैब तो नहीं बदला, आपने अपने व्यापारियों को ठीक किया क्योंकि 8% से 6% पे आपने कैलकुलेशन कर दिया। इसी तरह से आपने एसएमईज को ठीक किया, कई सारी चीजें करने की कोशिश की गई है। तो ये बिना उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड का नाम लिए आपने अपने कोर वोटर्स को लुभा दिया? कोर वोटर्स को लुभा दिया ऐसा नहीं है। शुरू से सरकार का जो फोकस रहा है वो हमेशा गरीब, गांव, किसान की ओर रहा है और गरीबी उन्मूलन की ओर रहा है। और जैसे अभी अभी बता रहे थे कि ये जो बजट है ये सरकार की नीति कदम बाय कदम खुलती जा रही है और हम इसे देखते जा रहे हैं। जो आप बात कह रहे हैं, अगर इसे राजनीतिक विद्वता समझते तो निश्चित रूप से डीमोनेटाइजेशन इतने बड़े उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ना होता। ये जो चुनावी सुधार आए हैं इस बजट में, ये बड़े जबरदस्त सुधार आए हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सारे भ्रष्टाचार की अगर जड़ कहीं से शुरुआत जो है वो चुनाव में जो ये भ्रष्ट पैसा और शराब का इस्तेमाल होता है उससे शुरू होती है। और वहां पे ही जो ये प्रहार करा है इस बजट में होती है। और वहां पे ही जो ये प्रहार करा है इस बजट में कि 2,000 रुपए तक केवल आप दे सकते हैं, या 20,000 की जो संख्या थी इसे कम करके 2,000 कर दी। और जो दानदाता थे राजनीतिक पार्टियों के, वो ये खोलना नहीं चाहते थे, वो बताते थे कि हम खुलना नहीं चाहते हैं कि हम किस पार्टी को कितना पैसा दे रहे हैं। तो उसके लिए एक सीमित समय के लिए एक बॉन्ड लाई है सरकार
जिससे आप पैसा दीजिए और वो बॉन्ड फिर किसे जा रहा है ये केवल उसे ही पता है जो दानदाता है। तो जो अगर उसकी सरकार नहीं भी बनती पार्टी की तो उससे उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा दानदाता को। तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो सरकार बहुत बिल्कुल संकल्पबद्ध है कि सुधार लाने हैं, चाहे वो कितने ही कठिन कदम क्यों ना हो, जैसे डिमोनेटाइजेशन था, ये सारे कठिन कदम उठाए हैं। और अगर मेरे मन की बात लें तो मैं तो सोचता हूं ऐसे समय उठाए जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव था। तो ये सारी चुनौती स्वीकार रही है सरकार और स्वीकार रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चुनौतियों को स्वीकार करने वाली सरकार है, बताया कुंवर साहब ने और रीजन भी बताए। डॉक्टर कुमार, पीयूष जी जब बोल रहे थे कि 18,000 गांव में जो बिजली देने की व्यवस्था कर रहे हैं, अब ये भूल जाते कि 7 लाख गांव में जो बिजली की व्यवस्था हो चुकी है। आप अपने ढिंडोरा जितना पीटेगा, पीटने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे का आंकड़े भी बोलने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात है, जहां तक 18,000 गांव की जो विद्युतीकरण की बात चल रही थी, आजकल डिजिटल समय तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है कि सब चीज रिकॉर्डेड है। पहले सरकार ने कहा था कि 2016 में जो सभी गांव में बिजली पहुंचा दिया जाएगा, तो किसी ने कहा 2017, अब 2018 हो गया है। बत्रा साहब बहुत ही एक्सपर्ट विशेषज्ञ है, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में जो है पिछले साल के, अगर आप रेलवे बजट को जोड़ देंगे और सब चीज जो है रोड्स को जोड़ देंगे सर, तो अगर उसकी जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है बढ़ोतरी बहुत ही न्यूनतम है। अगर आप पोर्ट सभी चीज को जोड़ने से, तो ये दिक्कत क्या होता है कि आंकड़ा जब हम लोग पेश करते हैं तो हम उसी में जो घूमने लगते हैं। आप पिछले साल का पोर्ट्स, रोड सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर सबको जोड़ दीजिए सर, अब उसकी जो है फिर तुलना कर दीजिए, तब आप बोल सकते हैं कि बड़ी जो है रकम की इन्वेस्टमेंट है। तो पहले तो वो जुमला निकलेगा। तीसरा सबसे चिंता की बात है जो विजय सदाना जी की बात मैं वहां से पकड़ रहा हूं। इस सरकार ने जो है इस देश के किसानों को उन्होंने कहा था कि मैं जो है एमएसपी को दुगना करूंगा। 2014 में पूसा बासमती राइस की दाम जो थी 4,000 रुपए क्विंटल था, 2017 में 2,000 रुपए तक पहुंच गई है। इस डिबेट में हम ग्रामीण ग्रामीण बोलते हैं और इस देश के साथ जब तक आपको लागत ही नहीं मिल रही है, आधा मिल रही है, और आप बोलते हैं कि आपने ऋण दे दिया। अगर किसी को आपने घर का लोन दिया और वो लोन जो सर्विस करने के लिए लायक नहीं है और उस पर कोई चर्चा नहीं है, बोल रहे कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र विकास होगी, हम 10 लाख करोड़ होंगे, आत्महत्या बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप न्यूनतम समर्थन दाम को नहीं बढ़ाएंगे, या एक तरीका वो हो सकता है या खेत के उत्पादन बढ़ाइए, जो भी तरीका आपने बढ़ाया, लेकिन उस पर कहीं से भी चर्चा नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी आकर कह दिए कि हम जो है एमएसपी को दुगना करेंगे, ना तरीका मालूम है, लेकिन इसी आशा में जो है हम सामने खड़े हैं कि यार भगवान जो है हस्तक्षेप करके उसको कहेंगे, उसमें कोई जो है ना तो कहीं दिखाई देती है। तीसरी बात है पारदर्शिता के बारे में। इस देश में हमने समर्थन किया है कि 2,000 रुपए को जो है जिस तरह से जो है राजनीतिक दान पर जो है वित्त मंत्री जी ने जो कानून लाए हैं उस पर जो पूरी समर्थन है, लेकिन मैं बातेंदु जी हमारे अच्छे मित्र हैं, पंजाब चुनाव, यूपी चुनाव में क्या पैसे के प्रयोग कम होने लगेंगे क्या? जब आप कानून लेते हैं तो इस देश की जनता, अब सभी दर्शक देख रहे हैं कि पैसे की व्यवस्था कम हो जाएगी, तब क्या होगा कि उसी तरह से पुरानी बातें हैं, भ्रष्टाचार खत्म होगी, राजनीति में जिस तरह से पंजाब हर एक राजनीतिक दल, इसमें देखिए एक चीज है, हम इनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, हम भी उसमें दोषी हैं, हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, जवाब भी ले लास्ट में। तो इसलिए अगर आपको पॉलिटिकल राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने एक जुमला के रूप में मत रखिएगा, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप ठोस जो है ना रिफॉर्म नहीं लाएंगे, सुधार नहीं लाएंगे, वो सिर्फ जनता को जो गुमराह करने के लिए चुनाव हो जाएगा। जनता एक बहुत क्विक जवाब, मुझे ब्रेक में जाना है गोपाल जी, क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल खत्म कर देंगी? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी और सबको स्वीकारना चाहिए कि हाँ हम करते हैं। नहीं, देखिए खत्म तो कोई चीज एकदम हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। आप देखिए डायरेक्शन कहां जा रहे हैं, आपका लक्ष्य किधर है, किस मार्ग से जा रहे हैं। अगर वो मार्ग सही है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज में ब्लैक मनी कहां से आता था? एनोनिमस डोनेशन, जिसकी आइडेंटिटी 20,000 से ऊपर की देनी पड़ती थी, उससे नीचे की आइडेंटिटी नहीं देनी पड़ती थी। तो मैक्सिमम ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज के पास उसी सोर्स से आता था और उसके बाद वो खर्च करते थे इलेक्शन में। अब उसको 2,000 कर दिया तो कम से कम 10% ही रह गया ना,
अब कोई 2000 से भी कर सकता है, तो 2000 कम से कम ये है। दूसरा है एक बॉन्ड लाए हैं जो रिजर्व बैंक के थ्रू, वो भी चीजें हैं। तो मेरा कहना है कि आपकी डायरेक्शन होगी इस देश में। अगर 70 साल में कांग्रेस और उसके यूपीए कुछ नहीं कर पाया और वो कह रहे हैं कि आपने 3 साल में सब चीजें क्यों नहीं कर दी, तो ये कहां की बात है? हमने 3 साल में एक रास्ते पे पड़े, एक रास्ते पर सरकार चल रही है, लेकिन हमें ब्रेक में जाना है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने इसी पॉलिटिकल फंडिंग पर क्या कहा है। हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर चल रही है। पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। तो हम बात कर रहे हैं आम बजट की कि क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। मोटे तौर पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बजट में सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। इंप्लीमेंट कितना होगा यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक काम होती है घोषणा और दूसरा काम होता है उसको इंप्लीमेंट करना। एक सबसे बड़ी बात है इस बजट के अंदर जो छात्रों के बारे में है, जो एजुकेशन के बारे में है, वो ये है कि नेशनल टेस्टिंग सेंटर खुलेगा और जितने भी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं सरकार के, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें टेस्ट होगा, क्योंकि सीबीएसई अब नहीं करेगा ये काम। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बात की। आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने की बात सुनी होगी जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हायर एजुकेशन है, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर काम करेगी। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से काम करेगी और क्या करेगी, किस तरह की परीक्षाएं लेगी? मैं बताऊं, ये ऐसा है, मैं बता रहा हूं। सीबीएसई एक्चुअली 18,000 स्कूलों का विस्तार है, उनका मूल काम है सीबीएसई के स्कूल चलाना। लेकिन हो क्या रहा है कि नीट की परीक्षा आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीएसई अच्छा है तो सीबीएसई परीक्षा करे। नेट की परीक्षा है सीबीएसई करे, जेईई की परीक्षा है सीबीएसई करे। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हमने देखा कि सीबीएसई पूरे साल भर अब परीक्षाओं में ही ज्यादा व्यस्त होने लगा। ये उनका मूल काम नहीं है, उनकी विश्वसनीयता के कारण ये उनके पर दायित्व आ रहा है। तो एक परीक्षा का विशेष इंस्टीट्यूट बने और अनेक विकसित देशों में यह है, ताकि सारी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं और अगर कहीं एग्जिट एग्जाम भी शुरू होते हैं तो ऐसी सभी प्रकार की परीक्षाएं लेने का काम ये नेशनल टेस्टिंग सेंटर करेगा। चौधरी साहब, आप एजुकेशन, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, आपने कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन लोगों को ये डर है कि दूसरा व्यापक ना बन जाए। ऑलमोस्ट इसी तरह का एक एग्जामिनेशन सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर है, पूरी नौकरी उसी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं। क्या ये दूसरा व्यापक भी बन सकता है? क्या ये घोटाले का नया सेंटर बन सकता है? किसी भी चीज के दोनों पहलू हमेशा होते हैं। जितने भी घोषणाएं हुई हैं सारी बहुत अच्छी है। मेरा यह मानना है कि जब तक उस पर्टिकुलर चीज पर हम अराइव हो रहे हैं, उस अराइव होने के पीछे भी एक होमवर्क होना होता है डेफिनेटली। कितना होमवर्क सीरियसली हुआ है और कितना हद तक वो प्रैक्टिकल है और कितना हद तक वो एप्लीकेबल है, जब तक उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा कोई भी योजना सही तरीके से नहीं चल सकती है। तो मैं मान लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं कि किसी स्कूल में एक टीचर को अपॉइंट किया गया और उसको बताया गया बच्चों को ABCD सिखाइए या कुछ लिखना सिखाइए। 6 महीने साल टीचर पढ़ाता है,
साल के बाद भी अगर मान लीजिए बच्चा AR नहीं ले सकता, ABCD नहीं सकता, इसमें उसकी परफॉर्मेंस टीचर की क्या जजमेंट हो रही है? कैरेट और कैन, जब तक ये पैरेलल सिस्टम नहीं चलेगा कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। एक आदमी जो काम कर रहा है उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि मैंने ये काम किया है। उसकी जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, उसको तब तक आप किसी से डर नहीं है तो काम होगा नहीं ठीक तरीके से। जितना भी लाखों रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर उसमें से 80% या 85% भी सही तरीके से राइट हैंड यूजर तक पहुंच जाता है तो हर स्कीम कामयाब हो सकती है। ठीक है, हाउसिंग सेक्टर पर आते हैं। आपने कहा कि एक बड़ा वेलकम कदम है अग्रवाल जी की इंडस्ट्री का दर्जा जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसको दिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरे हाउसिंग सेक्टर को ही मिल जाना चाहिए था? क्योंकि ये डिमांड बहुत पहले से हो रही है और इस सेक्टर पे लगभग 150 बाकी चीजें डिपेंडेंट है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि गवर्नमेंट की नीयत बहुत अच्छी है। इस वक्त जो बजट में आज अगर 2014 की बात करें तो जो 2022 का एजेंडा हाउसिंग फॉर ऑल का गवर्नमेंट का जो था उसमें 6 करोड़ लोगों को घर मुहैया कराए जाते थे। इसमें 2 करोड़ घर अर्बन एरियाज में थे और 4 करोड़ घर रूरल एरियाज में थे। आज अफोर्डेबल हाउसिंग ही एक ऐसा सेगमेंट है जिससे ज्यादातर लोगों को घर मुहैया कराए जा सकते हैं। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो डिमोलिशन के बाद एक मंदी का दौर वहां पे कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया था, लेकिन आज के वित्त मंत्री जी के इस स्टेप में उस खतरे को जो हो सकता था रियल एस्टेट के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरलैप कर दिया है। और आने वाले टाइम में एक बात और समझनी पड़ेगी, अगर इतने घर हमें सच में बनाने हैं तो जितनी जैसे हमें रोड्स या फ्लाईओवर्स या और एमिनिटीज की रिक्वायरमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी उसी नजरिए से देखना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये रियल एस्टेट है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग एक एसेंशियल चीज है जिसे हर परिवार को एक घर जरूर चाहिए। अदरवाइज आज 40 साल पहले अगर मूवी की बात करें तो 1974 में एक मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान। आज 40 साल के बाद भी एक इंसान उस छत के लिए उस सपने में ही रह गई है, वो मिल नहीं पा रहा है उसे, और वाकई अनअफोर्डेबल हो गया। अनअफोर्डेबल हो गया। तो एक बहुत अच्छा वित्त मंत्री जी का कदम है जिससे डेवलपर्स को अच्छे एक कम रेट के ऊपर उनको फंड्स प्रोवाइड मिलेंगे। बहुत बाहर के बहुत ओवरसीज फंड हैं, जैपनीज फंड हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और कम से कम आज मैं ये कह सकता हूं कि इससे बड़ा हिस्टोरिकल दिन हमारी हिस्ट्री के लिए नहीं हो सकता। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैंने अपना करियर रियल एस्टेट से शुरू किया था। इसको मैं पार्ले जी सेगमेंट बोलता हूँ रियल एस्टेट की। सबसे सस्ता बिस्किट और सबसे ज्यादा बिकता है, तो उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। वित्त मंत्री ने इसके साथ ये भी किया है कि जो ब्याज की दर है वो 8 या 8.5 से 6% कम, 2 या 2.5%, और उसकी भी लौटाने की भी 20 साल कर दी है। तो ये दोनों चीजें करके ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिससे हमारे ड्राइवर या जो भी रियली लोअर मिडिल इनकम है उनको घर मिलेगा। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हमारे जो और ये सब कहेंगे कि पेरीफेरीज पे आएंगे, जो हमारे सिटीज पे जो प्रेशर है वो तो उनको अफोर्डेबल हाउसिंग सिटीज में देगा नहीं, लेकिन आसपास तो उनको दे देगा। और इसका सोशल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आप देखते हैं जो अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि रिच लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं और हमारे पास घर भी नहीं है। तो इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो क्योंकि घर सबसे बड़ी चीज है। सो आई एग्री विद हिम कि ये बहुत हिस्टोरिक है और इसमें बहुत काम होगा। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो इसमें जाएंगे, क्योंकि जो ये छोटे तबके के लोग हैं ये इनके डिफॉल्ट भी लीस्ट है। अगर आप स्टडी करिए, ये सबसे कम डिफॉल्ट करते हैं। बिल्कुल। प्रशांत, आपको क्या लगता है इस बजट को अगर देखा जाए तो एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या ऑलराउंड फर्क डालता है और क्या वाकई उसका जीवन स्तर बेहतर होगा, क्योंकि आप लगभग उसी बिजनेस से आते हैं? देखिए, मैं इस बजट से पहले डीमोनेटाइजेशन पे जाना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया तो उसके बाद हम सबको ही देखने को मिला होगा अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत कमियां आने लगी होंगी। हमारे जैसे ट्रैवल सेक्टर के अंदर लगभग आप समझ लीजिए 50% तक की गिरौती आ गई थी, क्योंकि ट्रैवल एक लग्जरी सेगमेंट में आता है, नेसेसिटी में नहीं आता है। तो 1-2 महीने थोड़ी कमी रही, लेकिन अब वापस सुधार पे आ गया है। तो इस कमियों के होने के बावजूद भी मैं डीमोनेटाइजेशन को एक बहुत अच्छा सोच बताऊंगा।
जिसको जुमला कहा जाता है, मैं उसको कोशिश बताऊंगा। और हम सब ने जो प्रधानमंत्री चुने हैं वो इसीलिए चुने हैं कि कोशिश की जाए। अब कोशिश कामयाब होती है नहीं होती है वो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश किए बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, भले ही थोड़े टाइम के लिए दिक्कत हुई। अब इस बजट पे आते हैं। इस बजट के लिए ट्रैवल में वैसे कुछ ज्यादा खास घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन एक दो चीजें थी जो ट्रैवल सेक्टर को काफी हर्ट करेंगी, जैसे कि सर्विस टैक्स को ले लीजिए। ट्रैवल सेक्टर के लिए जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर पहले सर्विस टैक्स आता था वो आता था 1.5%, 10% हमें देना पड़ता था, 90% अबेटमेंट होता था। इस बार उसे 60% कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर हमें 9% देना पड़ेगा सर्विस टैक्स। ये जो स्टेप है अगर सबके लिए एक समान होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम आगे कस्टमर की तरफ पास कर देते। अब ये चीज जो बाहर की कंपनियां हैं उनको ये नहीं लागू होता है, जो ऑनलाइन बेच रही हैं, बाहर से बेच रही हैं। तो जो एक रेगुलर ट्रैवल एजेंट है, हमारी जैसी कंपनियां, हमारी जैसी और काफी इंडियन कंपनियां हैं, वो कस्टमर से ये 9% एक्स्ट्रा जीएसटी मांगेगी, जो बाहर की कंपनियां हैं वो नहीं मांगेंगी। तो जाहिर सी बात है हमारी सेल्स के ऊपर इसमें डिप आएगा। एक अच्छी कदम जो उठाने की बात हुई है वो आगे जाके देखा जाएगा कि कैसे इन्होंने स्पेशल जोन बनाने की बात की है, 5 स्पेशल जोन बनाने की बात की है, उसकी सराहना की जाएगी कि कैसे उसका फायदा होगा। अब सुल्ताना जी, आप एक एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये बजट ऑलराउंड सेक्टर में एक आम आदमी की जिंदगी को और बेहतर करेगा, जिसको हम जुमला कहती है बाकी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जिसको हम कहते हैं, जिसको बीजेपी कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, आम आदमी की जिंदगी में दो तरह की चीजें हैं। एक तो है फिक्स्ड एसेट, जैसे घर है, गाड़ी है, जो उसको एसेट क्रिएशन है, और दूसरा है उसका कंजम्पशन। जहां तक एसेट क्रिएशन की बात है, जैसे हाउसिंग की बात की है हम लोगों ने, या जो टैक्स में रिबेट थोड़ी बहुत मिली है ताकि सुधार रहे लाइफ का, मेरे हिसाब से हाउसिंग को लेके, एसेट क्रिएशन को लेके थोड़ा पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव होगी, तो एक लाइफ को कंफर्ट करने की बात है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो आने वाले समय में और गंभीर होगा, वो है फूड इन्फ्लेशन को लेकर। क्योंकि अगर इस देश में करीब, अगर हम एवरेज सिटीजन की बात करें, 60 से 70% एक आम आदमी की इनकम खाने में जाती है, फूड खरीदने में जाती है। अगर फूड इन्फ्लेशन होता है तो जो 40% बचा है, जो बाकी हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बाकियों में जाता है, अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां श्रिंकेज होगा। अगर वो श्रिंक होता है तो बाकी सारे सेक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हकीकत क्या है? इस देश में हर साल करीब 2 करोड़ आबादी बढ़ रही है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है। हमने कैलकुलेशन किया था, इस देश को हर साल करीब 20 मिलियन टन एडिशनल फूड आइटम चाहिए फॉर सर्वाइवल, मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं एक्सपोर्ट्स भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। इस कंट्री को कंजम्पशन के लिए 20 मिलियन टन एडिशनल फूड आइटम चाहिए। पिछले साल का अगर आप बजट उठाएं और इस बार का जो बजट स्टेटमेंट है आप उसमें पढ़ें, मैक्रो पॉलिसी का जो चैप्टर है उसके अंदर 252 मिलियन टन का प्रोडक्शन था 14-15 में, 15-16 में 252.2 मिलियन। मतलब जहां हमको 20 मिलियन चाहिए, हम 0.2 प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। कारण हमारा वाटर शॉर्टेज हो रहा है, पानी की किल्लत हो रही है, सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। अभी हमने जितने बजट में घोषणाएं करी है वो सिर्फ एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को किया है, बाकी चीजों को किया है। दूसरी तरफ हमने प्रॉमिस किया है कि किसानों की इनकम डबल होगी और इन्फ्लेशन कम होगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर आप किसानों की इनकम बढ़ाना चाहोगे तो दो ही तरीके हैं, या तो आप किसान को ज्यादा पैसा दो, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आप सब्सिडी दो, या कंज्यूमर दे। 3 में से एक ही ऑप्शन है। कंज्यूमर देगा तो महंगाई बढ़ेगी, सब्सिडी के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अब है इनकम कैसे बढ़े? जो साधन इनकम बढ़ाने के हैं, लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, इस पूरे बजट में उस पर कहीं कुछ नहीं। पहली बात। अब इनकम किसान की कैसे बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का हलफनामा है कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, हम एमएसपी को 50% नहीं बढ़ा सकते। हम चुनाव घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लिख के देते हैं हम नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास साधन नहीं है। यह हकीकत है, दोनों डॉक्यूमेंट हमारे सामने। अब आम आदमी क्या करे? महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। अगर महंगाई बढ़ती है, फूड महंगाई बढ़ती है, तो बाकी सेक्टर्स का क्या होगा ये वक्त बताएगा।
इस बार भी मैं आपके सामने 2 आंकड़े रख रहा हूं और अगले बार जब हम बजट में बैठेंगे उस पर फिर चर्चा कर सकते हैं। इस देश में पशुपालन, दूध की हम बात कर रहे हैं। आप भारत सरकार का आंकड़ा उठा के देखिए, मैंने अभी परसों ही एनालिसिस किया है। इस देश में एवरेज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो करीब 6 से 7 और 8% है। ठीक, जो हम किसानों के लिए एमएसपी ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं वो सिर्फ 4% ग्रो कर रहे हैं ऑफिशियली, और वो भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जब महंगाई 6 से 8% बढ़ रही है, हम एमएसपी 4% बढ़ा रहे हैं, मतलब हम किसानों को गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि हम उनको कंपनसेट भी नहीं कर रहे जितनी महंगाई बढ़ रही है। उसके बाद जो पैसा हम देना चाहते हैं किसान को इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी, वो भी नहीं मिल रहा। दालों का हाल देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मेरा ये कहना है कि क्या ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें मुझे लगता है कि बहुत सीरियस मंथन की जरूरत है। हम उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आबादी आप कम नहीं कर सकते, जरूरतें आप कम नहीं कर सकते, पैसा आपके पास है नहीं, टेक्नोलॉजी आप लाने नहीं देना चाहते। एक तरफ हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, एक तरफ हम वैदिक कृषि की बात करते हैं। मुझे लगता है कि एस्पिरेशंस हमारे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास रोड मैप नहीं है, खासकर कृषि को लेके। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा सर, भारत सरकार में मोदी सरकार ने बड़े अच्छी पॉलिसी घोषणाएं करी बाकी सब सेक्टर में। आज तक कृषि पॉलिसी नहीं घोषित हुई, ना पुरानी सरकार ने करी ना इस सरकार ने करी। हमारे पास इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी है ही नहीं। दूसरी बात, इस देश की फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इंसान को खाना कैसे मिलेगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है। और हम 130 करोड़ लोगों को दिन में 3 बार खाना खिलाने का वादा करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो होगा कैसे। मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कि आप फूड सिक्योरिटी पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी तो लाइए, पता तो लगे आप चाहते हैं क्या और कैसे करेंगे। बताइए, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, एक बेसिक फंडामेंटल सवाल है। देखिए, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए और ये प्रश्न आज के नहीं है, ये चले आ रहे हैं। अब आप प्रश्नों को बोलते जाएंगे तो उसका उत्तर कौन देगा? अब उसको हमें ये देखना चाहिए। इन्होंने साफ अपने प्रश्न में ही उत्तर कर दिया कि एमएसपी बढ़ा के किसानों की आय बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। तो अल्टीमेटली इस बार एमएसपी नहीं बढ़ाया तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था ना। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, हमें क्यों नहीं किसानों की आय दोगुनी? तो हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना कैसे क्या हमारा टारगेट है। हमने कभी नहीं कहा कि एमएसपी बढ़ा के हम किसानों की आय को डबल करेंगे। 2022 में जो किसानों की आय को दुगनी करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए बहुत स्पष्ट रोड मैप प्रधानमंत्री ने किया है और हमने मध्य प्रदेश में उसको करके भी दिखाया है। स्पष्ट रोड मैप प्रधानमंत्री ने किया है और हमने मध्य प्रदेश में उसको करके भी दिखाया है। क्या इनपुट कॉस्ट कम करना पड़ेगा, उसकी जो प्राइस रियलाइजेशन है प्रोडक्ट की, जो कृषि क्षेत्र में किसान उगाता है प्रोडक्ट, उसकी प्राइस रियलाइजेशन आज बिल्कुल कम है। आलू 2 रुपए किलो में उसको बेचना पड़ रहा है और जनता 30 रुपए में कर रही है। जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट है वो खराब है। दूसरा बात है, उसको जब सबसे बड़ी किसानों की आत्महत्या क्यों होती है, उसको जब नुकसान होता है फसल का तो उसको प्रॉपर रिस्क का कंट्रोल नहीं है। तो इस बार देखिए, ये तीनों टारगेट बहुत जरूरी हैं। एक तो उसकी प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसको बेटर रियलाइजेशन ऑफ प्राइस हो, उसके लिए सप्लाई चेन को प्रॉपर करना है। मार्केट फैसिलिटी, कमोडिटी मार्केट में रिफॉर्म की बात की है। तो अल्टीमेटली आप पुराने ढर्रे पे कि एमएसपी बढ़ा दो तो किसान की आय बढ़ेगी, वह सही सॉल्यूशन नहीं है। उससे हमें ध्यान हटा के जो हमारा फोकस है उस पर जाना चाहिए। जो अभी सबसे बड़ी बात है, इरिगेशन की फैसिलिटी, इनपुट कॉस्ट कैसे खत्म होगा, उसको प्रॉपर यूरिया सही प्राइस पे मिले, जो सब्सिडी जा रही है उसको प्रॉपर टारगेटेड हो, उसके अकाउंट में जमा हो। दूसरी बात यह है कि जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें टारगेट है कि 26% हमारा केवल इरिगेशन एरिया, कल्टीवेटेड लैंड इरिगेटेड था, उसको बढ़ा के 50% करना है। इंश्योरेंस कवर पिछली बार 20-25% का था, इस बार 13,240 करोड़ का प्रावधान किया है कि 50% फसल को हम इंश्योरेंस कवर देंगे। उस इंश्योरेंस के कंपेंसेशन में भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। वो किसान भागता था इधर उधर से। तो मेरा ख्याल है इस बार पहली बार
फोकस वे में। और टारगेट क्या है एग्रीकल्चर ग्रोथ का? इतने सालों से माइनस एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले 2 साल से हो रही है। 1.5-2% एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होती थी और 60% हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इस बार पहली बार 4.1% का टारगेट है। मध्य प्रदेश में कई जगह पे 18 से 20% की ग्रोथ हमने करके दिखाई है। उस मॉडल को सारी देश में लागू करने का वचनबद्ध है। तो उस तरह से होगा, केवल किसानों की समस्याओं को गाने से और उसको केवल कहने से नहीं होगा, उसकी तरफ पूरा टारगेट और कमिटमेंट है। 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करेंगे और करेंगे, हम यहीं पे हैं। अनुराग जी, कई सारी बातें हैं, कई सारी घोषणाएं हैं, लेकिन सवाल होता है इम्प्लीमेंटेशन का। क्या हमारा सिस्टम, मोदी जी का जो वादा था कि सिस्टम को रोबस्ट बनाएंगे, क्या वाकई ये इतना रोबस्ट बन गया? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम ग्रोथ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोचना एक, फिर उसका अनाउंसमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन, देखिए सरकार चाहेगी कि ये वापस आए, तो अगले 1 साल 1.5 साल में कुछ रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। मैं बहुत प्रैग्मेटिकली कह रहा हूं। और कुछ एरियाज में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हमने पहले भी बोला है, मेरे को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रिजल्ट्स आएंगे। मेरे को लगता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में रिजल्ट्स आएंगे। मेरे को लगता है कि जो ये इनकम टैक्स नेट को वाइडन किया गया है, दुगना हो जाएगा। मेरे को हो सकता है तिगना भी हो जाए। उससे जो सेफ्टी नेट में पैसा आएगा, जो उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, एकदम इमीडिएट नहीं है, वो सब जब होने लगेगा, जब रिजल्ट दिखने लगेंगे, तो मेरे को लगता है अगले साल ये सरकार और भी, मैंने कहा ये सेमीफाइनल का बजट है, फाइनल का बजट, तो और चीजें भी करेगी। मेरे को लगता है अगले साल मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन होएगी। मैं 3 एरिया में बोल सकता हूं जहां इम्प्लीमेंटेशन, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, बिकॉज वो बहुत बड़ा, दूसरा एसएमईज के क्षेत्र में, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 3 में अगर हो गई तो हम कहीं पहुंच जाएंगे। हम कहीं पहुंच जाएंगे। तो सवाल यह है कि नियत तो बहुत अच्छी है, नीति भी अच्छी है, लेकिन उसको मूर्त रूप देने की जरूरत है। वाकई 125 करोड़ की जनता उम्मीद लगाए इस सरकार को देख रही है कि ये अपने वादे पूरे करेगी। बहस में हमेशा ऐसा लगता है कि समय की कमी है, आज भी ऐसा लग रहा है, लेकिन अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।